आपके बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माननीय कुटियाला जी ने काफ़ी पहले भी मुझे कहा था कि एक बार सबके साथ चर्चा हो जाए तो ज़रा अच्छा रहेगा और ये मेरे भी आनंद का विषय है कि आप सब सुधी लोगों के बीच में इस विषय पर बोलना, ये अपने आप में एक अच्छा लगता है। इसलिए आप सभी का स्वागत और नमन। ये जो विषय है, वे 15 दिन, इस पर मैंने एक पुस्तक लिखी है। जैसा अभी बताया गया, ये पुस्तक हिंदी के अलावा मराठी में, गुजराती में और तेलुगु भाषा में प्रकाशित हुई है। अभी अंग्रेजी और तमिल भाषा में बहुत जल्दी ही ये प्रकाशित होने जा रही है, बंगला में भी होने जा रही है। ये विषय कैसे दिमाग में आया? तो बहुत पहले, जब मैं बहुत पहले कह रहा हूं तो मुझे 30 वर्ष पहले कहना है कि 30 वर्ष पहले जब मैं भारत के विभाजन पर कुछ अध्ययन कर रहा था तो ध्यान में आया कि विभाजन के बाद जो परिस्थितियां बनी, जो भारत खंडित रूप से स्वतंत्र हुआ, उस भारत का नेतृत्व हमने किन के हाथ में दिया था? क्योंकि कोई राष्ट्र जब स्वतंत्र होता है, नए रूप से बनता है, उसका पुनर्निर्माण होता है, तो नई रचना के साथ वो राष्ट्र सामने जाता है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र बिल्कुल बर्बाद से हो गए थे, चाहे ब्रिटेन है, चाहे फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, नया बना हुआ इजराइल है, ये सारे उसी समय के या तो पूर्णतः विध्वंस जिनका हुआ ऐसे राष्ट्र है या नए बने हुए राष्ट्र है। इन्होंने हमसे ज्यादा बहुत जबरदस्त प्रगति की इन 60-70 वर्षों में। तो हम में क्या ऐसी कमी थी कि हम चूक गए और हम उतनी प्रगति नहीं कर पाए जितनी अपेक्षित थी, इतने सारे संसाधन होने के पश्चात भी। तो ध्यान में आता है कि हमारा नेतृत्व जिनके हाथ में हमने इस देश को सौंपा, वो नेतृत्व ठीक नहीं था या ठीक से काम नहीं कर पाया। तो ये नेतृत्व कैसा था, उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करने के बजाय मेरे ध्यान में आया कि स्वतंत्रता के पहले के 15 दिन का अगर लेखा जोखा सबके सामने रखा जाए तो अपने आप में यह स्पष्ट होता है बिना टिप्पणी के कि हमने किन के हाथ में हमारा राष्ट्र सौंपा था, या हमारा राष्ट्र या हमारे राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले लोग किस प्रकार के थे। और इसीलिए जब मैंने ये 15 दिनों पर अध्ययन करना प्रारंभ किया तो पहले तो बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि संसाधन नहीं थे, उस समय इंटरनेट नहीं था। और 97 में जब हमारे स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, उस समय ऐसा लगा था कि तब तक पुस्तक के स्वरूप में आएगी, लेकिन वो संभव ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास जब तक कोई तथ्य नहीं थे तब तक पुस्तक लिखना भी संभव नहीं था। इंटरनेट बाद में आया, उसके बाद कई जगह प्रवास भी हुआ, लोगों से भेंट भी हुई, अनेक संदर्भ मिले, क्रॉस चेक करता गया, क्योंकि इंटरनेट पे आने वाली सारी चीजें सच नहीं होती, अधिकतर चीजें तो गलत होती है, उसको बार बार आपको चेक करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप किसी आधार पर पहुंच सकते हैं। मेरा पहले से आग्रह यह था कि इस पुस्तक में जो भी लिखूं वो पूर्णतः तथ्यात्मक ही रहे, उसमें कोई फिक्शन ना रहे। इसकी शैली फिक्शन जैसी हो सकती है, लेकिन ये पुस्तक में कुछ भी फिक्शन नहीं है। मैंने दो तीन उदाहरण इसमें दिए हैं। छेवीन पातशाही, ये महाराणा रंजीत सिंह ने लाहौर में बनाया हुआ गुरुद्वारा है, बहुत पवित्र है, प्रसिद्ध है। इस छेवीन पातशाही गुरुद्वारा में इन्हीं 15 दिनों में जो जबरदस्त हत्याकांड हुआ, सारे सिख बंधुओं को मारा गया, नृशंसता के साथ मारा गया। वो करने वाला जो व्यक्ति था, जिसने पहले वहां पे बम डाला, मुजाहिद ताजुद्दीन जिसका नाम मैंने उसमें लिखा है, वो भी फिक्शन नहीं है, वो हकीकत है। और बाद में उस मुजाहिद ताजुद्दीन ने अपनी गलती मानी, उसको एहसास हुआ, ऐसा कहा जाता है, उसके बारे में सारे रिपोर्ट्स भी उपलब्ध है, डॉक्यूमेंटेड है। फिर मैंने जो सईद हारून का जिक्र किया पुस्तक में, उसका फोटो भी दिया है, कराची का मुस्लिम नेशनल गार्ड का कार्यकर्ता, वो भी सच है, उसका फोटो भी सच है, वो फोटो भी फिक्शन नहीं है या कहीं से उठाया हुआ फोटो नहीं है। मैंने एक वीरबान जी का जिक्र किया है, जो डिप्टी डायरेक्टर थे इंडस्ट्रीज के, जो अपनी पत्नी और परिवार के साथ वहां से निकलना चाहते थे पाकिस्तान से और भारत में आना चाहते थे,
उनका जिस प्रकार से नृशंसता पूर्वक उनके मुस्लिम ड्राइवर ने हत्या की और उनके पत्नी को भगा कर लेकर गए सामान के साथ, यह भी पूर्णतः सच है। मुद्दा ऐसा है कि इसमें लिखा हुआ सब कुछ पूर्णतः सत्य की कसौटी पे बार बार कसा गया तथ्य है, इसलिए मुझे यह सारी सावधानी लेना बहुत आवश्यक थी। फिर जब मैं देखने लगा तो ध्यान में आया कि ये 15 दिनों में बहुत कुछ इस देश में हुआ और इस नेतृत्व का असली चेहरा सबके सामने आया। महात्मा गांधी जी की जो जम्मू कश्मीर की यात्रा, विशेषतः कश्मीर की यात्रा, वो उनके जीवन की पहली और अंतिम यात्रा भी इन्हीं दिनों में हुई। 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त को गांधी जी कश्मीर में थे। उनकी महाराजा हरि सिंह जी से भेंट भी हुई, लेकिन भेंट के दौरान गांधी जी ने उन्हें यह नहीं कहा कि आप कश्मीर संस्थान का विलय ये हिंदुस्तान में कर दीजिए। ऐसा उन्होंने नहीं कहा क्योंकि वो अपने आप को बायस्ड नहीं दिखाना चाहते थे। इन 15 दिनों में एक और बात ध्यान में आई। ये दुर्भाग्य कहेंगे हम, पाकिस्तान का दुर्भाग्य कहे, हमारे देश का दुर्भाग्य कहे, गांधी जी का दुर्भाग्य कहे, मुझे नहीं मालूम क्या कहे, लेकिन गांधी जी की बहुत दिली इच्छा थी कि स्वतंत्रता के पश्चात या बंटवारे के पश्चात वे पाकिस्तान में रहना चाहते थे। मैंने इस पुस्तक में 8 अगस्त 1947 के टाइम्स ऑफ इंडिया की का जो समाचार है वो समाचार वैसा ही छापा है, उसका कटिंग छापा है। उसका शीर्षक ही है कि आई वुड लाइक टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन पाकिस्तान, ऐसा शीर्षक है उस समाचार का। गांधी जी ने जो वाह कैंट, वहां नाम का एक छोटा सा क्षेत्र था, वहां पे एक शरणार्थी शिविर बनाया गया था। वो वाह कैंट के शिविर में गांधी जी ने ये बात कही है, बार बार कही है। उसके बाद लाहौर में भी बात कही है और उसके बाद भी, ये 15 दिनों के बाद भी, उनके मृत्यु तक उन्होंने कई बार ये कहा कि मैं तो पाकिस्तान में रहना चाहता हूं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पाकिस्तान के किसी छुटभइये नेता ने भी, किसी मोहल्ले के लीडर ने भी गांधी जी को पाकिस्तान में आने का न्योता नहीं दिया। दुर्भाग्य है। उन्होंने बार बार इच्छा प्रकट की है, प्रकट रूप से प्रकट की है, बार बार कहा है, लेकिन किसी ने उनको आमंत्रित नहीं किया। पाकिस्तान में आज भी अगर ये पूछेंगे कि गांधी जी के कितने वहां पे पुतले बने हुए हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं, तो हाथ में कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान गांधी जी को नेता मानता ही नहीं था। और गांधी जी को लग रहा था कि मैं तो सारे अखंड हिंदुस्तान जो था सबका नेता हूं, मुस्लिमों का भी नेता हूं और हिंदुओं का भी नेता हूं। जो चूक सोच में मुझे जो लगती है वो इन सारी बातों में से साबित होती है कि एक्सेप्टेबिलिटी मुस्लिमों के बीच में गांधी जी की नहीं थी। ये एक सत्य बात इसमें से सामने आती है। दूसरी बात जो सामने आती है वो नेहरू जी का व्यक्तित्व सामने आता है। नेहरू जी के बारे में तो बहुत लिखा गया है, अनेक पुस्तकें लिखी गई है, उनके प्राइवेट सेक्रेटरीज ने से लेकर तो अनेक इतिहासकारों ने उनके ऊपर लिखा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 15 दिनों को केंद्रित करता हूं तो 15 दिनों में नेहरू जी का जो पत्र व्यवहार है, करस्पॉन्डेंस है, वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। कुछ थोड़ा यहां वहां जाकर आप भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने तो एक्सेस किया और वो उपलब्ध है, सारा डॉक्यूमेंटेड है। उसमें नेहरू जी एक पत्र लिखते हैं 4 अगस्त को, 5 अगस्त को, ये लॉर्ड माउंटबेटन को। इसके पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको 10 जुलाई को एक पत्र लिखा है जिसका जवाब वो 5 अगस्त को दे रहे हैं। वो पत्र ऐसा है कि लॉर्ड माउंटबेटन कहता है कि 15 अगस्त को आप तो डोमिनियन के रूप में, आप नए स्वतंत्र के रूप में आप अपना देश का आकार हो जाएगा, लेकिन वो 12 दिनों की सूची देते हैं। इन 12 दिनों में लॉर्ड माउंटबेटन का कहना है कि आप जितने भी सरकारी इमारतें हैं उन सारी सरकारी इमारतों पर यूनियन जैक भी फहराइए। ये उनका पत्र है, वो भी आर्काइव्स में उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन में है, वो हम देख सकते हैं। 5 अगस्त को नेहरू जी उसका उत्तर देते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि आपने जो जो दिन कहे हैं उसमें इंग्लैंड की रानी का बर्थडे है, जन्मदिवस है, उसमें इंग्लैंड के राजा का जन्मदिवस है, उसमें इंग्लैंड की नौसेना का दिवस है, उसमें इंग्लैंड ने कहीं जो जीत प्राप्त की, आंशिक डे कहलाता है, वो भी उसमें है। ऐसे बहुत सारे दिन हैं जिसका भारत से कोई सरोकार नहीं है।
तो वो वे कहते हैं कि सिर्फ 15 अगस्त को हम सरकारी इमारतों पर यूनियन जैक नहीं फहरा सकेंगे, लेकिन 15 अगस्त को जो लंदन में इंडिया हाउस है उसमें जरूर फहराएंगे। लेकिन बाकी के जो दिन हैं आपने बताए हैं उनमें हम अवश्य रूप से यूनियन जैक फहराएंगे। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। जिस यूनियन जैक को उतारने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है, कई लोग मारे गए हैं यूनियन जैक को उतारते समय, उस यूनियन जैक को स्वतंत्रता के बाद भी फहराने की बात नेहरू जी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन देश के प्रति जुनून अगर देखना है तो लॉर्ड माउंटबेटन का देखना चाहिए। उसी का उत्तर उसने 8 अगस्त को लिखा है। उसमें वो लिखता है कि धन्यवाद, आपने मेरी बात मान ली अंशतः, अच्छी बात है कि आप बाकी दिनों में यूनियन जैक भी फहराएंगे, लेकिन मेरा यह अनुरोध आपसे यह है, इस वर्ष ना सही अगले वर्ष 15 अगस्त से को भी, देखिए आप अगले वर्ष 15 अगस्त को भी आप भारत की तमाम सरकारी इमारतों पर यूनियन जैक भी फहराइए। ये ढाढ़स करता है वो, ये ढाढ़स इसलिए करता है कि सुनने वाले जवाहरलाल नेहरू है। यही पत्र 10 जुलाई को उसने जिन्ना को भी लिखा है, लेकिन मोहम्मद जिन्ना ने फाड़कर कचरे की टोकरी में डाल दिया है। लेकिन नेहरू जी उसका उत्तर देते हैं, उसके लिए हां बोलते हैं, और बाद में फिर जब मैं इतिहास कुरेदा तो ध्यान में आया कि 47 में स्वतंत्रता के बाद कुछ दिन और 48 के कुछ 1-2 महीने, इनमें भारत की जो जो दिन उन्होंने दिए हैं लॉर्ड माउंटबेटन की लिस्ट में, उसमें सरकारी इमारतों पर स्वतंत्रता के बाद भी उस दिन यूनियन जैक लहराया था। यह मानसिकता दर्शाता है, ये अंग्रेजी शरण की जो मानसिकता है कि जो कहेंगे उसको हम मानेंगे। कई पत्राचार है उसमें, जो मैंने इसमें पुस्तक में इसका उल्लेख किया है, इन 15 दिनों के बीच में जब ये खुद उनको आग्रह कर रहे हैं कि आप तो वो वायसराय हाउस में रहिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आप रहिए, आप ही वायसराय बनिए। अब ये जो है, ये वायसराय बनने का प्रयास इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने, लेकिन जिन्ना ने उसको सिरे से नकार दिया। जिन्ना ने कहा मतलब क्या, अब तो हम स्वतंत्र हो गए, ये डोमिनियन वगैरह सब वो भाषा होगी आपकी, हम स्वतंत्र है, आपका और हमारा संबंध क्या है। उन्होंने सब ठुकरा दिया। लेकिन हमने जितने ब्रिटिश अधिकारी थे, नेहरू जी का पत्र है, जो जो ब्रिटिश अधिकारी इसके बाद भी यहां पर काम करना चाहता है, हम उसकी सेवा और शर्तें वही वो आगे भी एक्सटेंड करेंगे। ये मानसिकता दर्शाता है। तो राष्ट्र जब नया बनता है तो अपने बलबूते पे, अपने आत्मविश्वास के साथ बनता है। दुर्भाग्य से यही चीज हमारे प्रारंभ में नहीं दिखती है, जो यहां पर अधोरेखित होती है, अंडरलाइन होती है। दूसरी एक बड़ी बात इसमें से जो दिखती है कि दंगों का प्रारंभ तो हो गया था। हालांकि जो रेडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट तो तैयार कर दी थी, 11-12 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ की रिपोर्ट तैयार थी, लेकिन 15 अगस्त को वो रिपोर्ट नहीं जारी हुई, नहीं जारी की गई, इसलिए कि दंगे बहुत ज्यादा भड़केंगे। इसलिए रेडक्लिफ की विभाजन के रेखा की रिपोर्ट 17 अगस्त 1947 को जारी की गई। दंगे तो नहीं रुके, उसके बाद भी भड़के, जबरदस्त भड़के। लेकिन उसके पहले भी मैंने लायलपुर के दंगे का उदाहरण दिया है, सरदार करतार सिंह का उदाहरण दिया है। वो सब हकीकत है, सच है, उसमें कोई भी फिक्शन नहीं है। लायलपुर में या पूरे उस क्षेत्र में, हिंदू बहुल सारे क्षेत्र है, वहां पर जिस प्रकार से मुस्लिम गुंडाइयों ने आक्रमण किए हैं वो जबरदस्त है। मुस्लिम नेशनल गार्ड ने जिस प्रकार से अत्याचार किए हैं, दुर्भाग्य की बात है कि मुस्लिम नेशनल गार्ड अभी कोई जानता भी नहीं है। मुस्लिम लीग का यह आउटफिट है जो दंगों के लिए ही बनाया गया है, मुस्लिम नेशनल गार्ड। अब ये सारे, इस सारे विषम वातावरण में, इस सारे भयंकर ऐसे वातावरण में सब लोग को, वहां के जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो पंजाब, सिंध, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होगा, बलूचिस्तान होगा, या यहां पर बंगाल होगा, जहां पर दंगे ज्यादा भड़क रहे हैं, वहां पर उनको ढाढ़स बंधाने के लिए कौन गया था? क्या कुछ प्रयास हुए?
गांधी जी कलकत्ता में जरूर गए और गांधी जी के कलकत्ता में जाने से कलकत्ता के दंगे रुके, ये सत्य है। लेकिन कलकत्ता के पार भी तो बंगाल था, दंगे वहां भी हुए, वहां दंगे नहीं रुके, कलकत्ता में अवश्य रुके हैं। लेकिन यहां का जो पंजाब और ये सारा हिस्सा था, वहां पर कौन कौन गया? उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस थी, सबसे बड़ी थी, और कांग्रेस का अस्तित्व अविभाजित भारत के हर कोने में था, सब जगह था। तो कायदे से तो कांग्रेस को पूरी शक्ति लगानी चाहिए थी कि वहां पर जो हिंदू है उनकी जानमाल की रक्षा करने के लिए प्रयास करने चाहिए थे। दुर्भाग्य से इतिहास में इस प्रकार के प्रयास कहीं भी नहीं दिखते, कहीं भी नहीं दिखते, ये दुर्भाग्य है। इसलिए प्रश्न तो उपस्थित होना चाहिए कि ये इस सारी विभीषिका में विभाजन के समय 15 अगस्त तक और फिर 15 अगस्त के बाद जब असली दंगे फैले, असली दंगे तो फिर सितंबर में और अक्टूबर में बहुत ज्यादा दंगे भड़के हैं, उस समय वहां पर उन लोगों को जो हिंदू सिख हमारे भाई थे, वहां बंगाल में भी कौन मदद के लिए आया? कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने क्यों वहां पर कुछ नहीं किया? यह प्रश्न तो उठना चाहिए। यह पुस्तक के माध्यम से 15 दिनों का आकलन करते समय यह प्रश्न भी और यह मुद्दा भी सामने आया। कृपलानी जी उस समय, आचार्य कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अविभाजित भारत की जो कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष थे। वे सिंध प्रांत से आते थे, कराची से आते थे, इसलिए वे और उनकी पत्नी कराची में जरूर गए, उसके भी उल्लेख है। लेकिन वो वहां पर जानमाल की रक्षा करने के प्रयास नहीं कर पाए, यह भी दुर्भाग्य है। फिर वहां पे कौन गया? तो वहां पर एक बहुत बड़ी शक्तिशाली ताकत थी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थी। सारे विभाजन के सारे इसमें वो बात सामने नहीं आती इतिहास में जो आना चाहिए। संघ एक बहुत बड़ी ताकत विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में थी, अन्य भारत के हिस्सों में नहीं थी, ये बात सच है, लेकिन वहां पर तो ताकत उसकी थी। कराची जैसे शहर में और लाहौर में भी संघ की 200 शाखाएं लगती थी, हर शाखा में 100 से 200 स्वयंसेवक आते थे। संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक गोलवलकर गुरुजी 5 अगस्त से 8 अगस्त तक पाकिस्तान में गए थे, मतलब आज का जो पाकिस्तान है वहां पर उनका दौरा था। वे कराची में गए, वे कराची से बाय रोड हैदराबाद गए, सिंध का जो हैदराबाद है वहां पर गए। कराची में संघ के स्वयंसेवकों ने एक बड़ा पथ संचलन निकाला, रूट मार्च जिसे कहते हैं, और बड़ी आप अगर हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि सारे पूरे घटनाक्रम में अगर कहीं दंगे नहीं हुए हैं तो कराची में नहीं हुए हैं। अब ये बोल सकते हैं कि कराची अस्थायी रूप से राजधानी थी एक प्रकार से, जिन्ना वहां पे रह रहे थे, लेकिन ये सब होने के बाद भी अब लाहौर में जो पंजाब बाउंड्री फोर्स बनी थी ये सारे दंगों को रोकने के लिए, और उसमें जो 2 हिंदू और 2 मुस्लिम इस प्रकार के ब्रिगेडियर्स रखे गए थे, उसमें जनरल थिमैया जो बाद में अपने यहां पे बहुत प्रसिद्ध हुए, जनरल थिमैया भी उसमें से एक थे। उस पंजाब बॉर्डर फोर्स का मुख्यालय 15 अगस्त को ही, मतलब 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता के एक दिन बाद लाहौर में 15 अगस्त को जला दिया। ये तो हालात थे वहां पर। लेकिन कराची में नहीं हुआ, क्योंकि कराची में 5 अगस्त को संघ के स्वयंसेवकों ने 10,000 स्वयंसेवकों का एक जबरदस्त पथ संचलन निकाला। 10,000 अनुशासनबद्ध स्वयंसेवकों का रूट मार्च या पथ संचलन जब निकला, तब एक ताकत के रूप में संघ वहां पे प्रस्थापित होता है। हम कल्पना करें, अगले 1 सप्ताह के बाद जो स्वतंत्र पाकिस्तान की राजधानी बनने वाला शहर है, वहां पर संघ संचलन निकल रहा है। वहां पर गुरुजी की एक प्रकट सभा हो रही है, सार्वजनिक सभा हो रही है। साधु वासवानी जी उस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, और गुरुजी बड़े स्पष्ट भाषा में कह रहे हैं कि इस समय यह रिट्रीट का समय है, यह भूमि राजा दाहिर की भूमि है, यह सप्त सिंधु की भूमि है, यह तो लड़ने वालों की भूमि है, देवी हिंगलाज देवी के आशीर्वाद की यह भूमि है, पवित्र गुरुओं के पांव जहां पर पड़े हैं ऐसी यह भूमि है। लेकिन अभी परिस्थिति विपरीत है, इसलिए हम रिट्रीट करेंगे,
मतलब अनुशासनबद्ध तरीके से। रिट्रीट का मतलब होता है भागना नहीं, रिट्रीट का मतलब होता है अनुशासनबद्ध तरीके से हम पीछे हटेंगे, लेकिन आज नहीं कल तो फिर यहां पर आएंगे, क्योंकि यह हमारी भूमि है, यह मातृभूमि है, इसको नहीं छोड़ेंगे। वे ये बता रहे हैं, कराची का भी उनका भाषण है, उनका भाषण हैदराबाद का भी है, दोनों में वो बता रहे हैं कि हिम्मत रखिए, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ताकत होती है। इस संगठन के आधार पर हम सारे हिंदू सिख भाई बहनों को ठीक से बचाकर लाने का पूरा प्रयास करेंगे, और किया भी संघ के स्वयंसेवकों ने, बहुत कुछ किया है। ये वहां पर बोलकर वो ढाढ़स बंधा रहे हैं, लोगों को एक आत्मविश्वास निर्माण कर रहे हैं। और आयरनी देखिए, या दुर्भाग्य देखिए, ये 6 अगस्त को चल रहा है, 6 अगस्त को हैदराबाद में, 6 अगस्त को हैदराबाद में उनका भाषण है। 6 अगस्त को ही गांधी जी लाहौर में है, और गांधी जी लाहौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस तो उस समय के अविभाजित भारत में सब जगह फैली थी, लेकिन जैसे विभाजन तय हो गया 3 जून 1947 को, तो जितने भी मुस्लिम कार्यकर्ता कांग्रेस के पास थे, लगभग सारे इस बंगाल से अधिकतर, फिर यहां पे पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, उनको छोड़कर चले गए। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो हिंदू सिख ही थे लगभग। उनके बीच में गांधी जी 7 अगस्त को कोई एक प्रश्न पूछता है कि यहां पर बड़ा असुरक्षित वातावरण है, जान माल की रक्षा तो असंभव लग रहा है, हमारे बहू बेटियों को उठाकर लेकर जा रहे हैं, हम क्या करें इसमें। गांधी जी का उत्तर है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के 8 अगस्त के मुंबई के अंक में छपा है, उनकी जीवनी जो डीजी तेंदुलकर जी ने लिखी है, जो ऑथेंटिक मानी जाती है, उसके 8वें खंड में भी वो विस्तार से दिया है, वो ऑथेंटिक है। गांधी जी कहते हैं, अगर लाहौर मर रहा है, लाहौर समाप्त हो रहा है, मतलब लाहौर दंगों के बीच में आगोश में आ रहा है, तो आप अभी मृत्यु का वर्ण कीजिए, और धैर्य के साथ मृत्यु का वर्ण कीजिए। अगर भीरुता के साथ आप मृत्यु का वर्ण करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फर्क देखिए सोच में। गुरुजी वहां पर आत्मविश्वास जगाने का प्रयास कर रहे हैं, राजा दाहिर का उदाहरण दे रहे हैं, सप्त सिंधु की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि नहीं, हम रिट्रीट करेंगे बड़े अनुशासित पद्धति से। और दुर्भाग्य से गांधी जी कह रहे हैं कि आप तो मृत्यु का वर्ण कीजिए। ये दुर्भाग्य हमारा। मैं दूसरा और उदाहरण देना चाहता हूं, कराची का ही उदाहरण है। कराची में मैंने कहा कि आचार्य कृपलानी जी और उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी जी, जो बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो सुचेता कृपलानी जी ये कराची की कुछ महिलाओं के साथ बैठक ले रही है। उस बैठक का वृत्तांत प्रकाशित है, उसकी कटिंग, पेपर की कटिंग मैंने अपने पुस्तक में प्रकाशित की है। उसमें महिलाएं उनसे प्रश्न पूछ रही है, ये 11 अगस्त की घटना है। महिलाएं प्रश्न पूछ रही, कराची की सिंधी महिलाएं उनसे प्रश्न पूछ रही है कि हमारे यहां जीना दुभर है, बाहर निकल नहीं सकते, छेड़खानी तो बहुत आम बात है, लेकिन हमें तो उठाकर लेकर जाने की धमकियां मिल रही है, लोग बोल रहे हैं। कई ऐसे उदाहरण सामने हैं कि उनको बहु बेटियों को उठाकर लेकर गए, बड़े असुरक्षित है, हम क्या करें। सुचेता कृपलानी जी का उत्तर है, वो कहती है, मैं तो नोवाखाली में भी गई थी, मैं यहां भी घूमती हूं, कोई मेरी ओर नहीं देखता, लेकिन आप लोग लोनेक का ब्लाउज पहनते हैं, आप ट्रांसपेरेंट साड़ियां पहनते हैं, फैशन करते हैं, इसलिए आपको गुंडे छेड़ते हैं। अब आप कल्पना करें, जहां विभाजन का वातावरण है, असुरक्षा का इतना वातावरण है, ऐसे समय कोई फैशन की बात मन में भी ला सकता है क्या। लेकिन सुचेता कृपलानी जी है, उनको बता रही है, नसीहत दे रही है। और उसके ठीक 3 दिन के बाद 14 अगस्त को, जिस दिन पाकिस्तान का निर्माण हो रहा है, जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे हैं, अपना कार्यकाल अपने हाथ में ले रहे हैं, उसी दिन राष्ट्र सेविका समिति की संचालिका मौसी जी केलकर ये कराची में जा रही है। हिम्मत देखिए, यह हिम्मत है। एक महिला ऐसे अशांत वातावरण में कराची में जाती है। उसका जो वर्णन भी दिया उन्होंने कि उस समय की जो फ्लाइट थी, जिस फ्लाइट से गुरुजी भी कराची में गए, वो मुंबई से कराची की फ्लाइट होती थी। उस समय टाटा एयरवेज
के विमान चलते थे, बाद में जो एयर इंडिया बन गया, टाटा एयरवेज के विमान जो होते थे वो वाया, मतलब हॉपिंग फ्लाइट थी वाया अहमदाबाद, तो मुंबई अहमदाबाद कराची ऐसी होती थी। तो जब ये मौसी जी केलकर और उनके साथ उनकी और एक सेविका बहन थी सुशीला ताई, ये दोनों जब उसमें से जा रही थी तो उनका कहना था महिला तो उस विमान में एक भी नहीं थी। कुछ हिंदू जरूर अहमदाबाद तक थे, अहमदाबाद से कराची तक तो एक भी हिंदू नहीं था, सारे मुस्लिम थे, महिला तो एक भी नहीं थी। ऐसे वातावरण में हिम्मत करके मौसी जी वहां पर 14 अगस्त को जाती है, बैठक लेते, 600-700 सेविकाएं उस बैठक में आती है। वो बैठक में वह हिम्मत बंधाती है सब में कि अपने चारित्र की रक्षा करे, संगठन की ताकत है, संगठन पर भरोसा रखे, संगठन के आधार पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वे भी वही बात करें कि हमें रिट्रीट करना है, धीरे धीरे अनुशासित ढंग से हम सबको हमारे भारत में वापस आना है, उसकी पूरी हम तैयारी करें, सुरक्षा की कैसी कैसी व्यवस्था करें वे सब बताती है। और उसके लिए जो प्रशिक्षण हुआ है समिति का, छुरी का जंबी का चलाने का, तो कहती है हिम्मत के साथ आप उसका उपयोग करें, लेकिन डरना नहीं है, डर आप दिमाग से निकाल दीजिए। हम सब मिलकर संगठित रूप से संगठन पर विश्वास करके और इस परिस्थिति को पार करेंगे, परिवार के साथ हम भारत में जाएंगे। ये विरोधाभास है, ये सोच का फर्क है। ये इस बात को दिखाता है कि उस समय का जो नेतृत्व जिनके हाथ में सत्ता थी वो किस प्रकार से सोच रहे थे, और जो देश को बनाना चाहते थे, शक्तिशाली बनाना चाहते थे, वे किस प्रकार से सोच रहे थे। ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। 1946 में जब प्रांतिक असेंबली के इलेक्शन हुए, प्रांतिक असेंबली मतलब आज जिसे हम विधानसभा कहते हैं, विधानसभा के इलेक्शन हुए 45 और 46 में, तो 1946 में नेहरू जी का दौरा हुआ, सिंध में उनका दौरा था, हैदराबाद में उनके भाषण होगा, उनका सभा होगी, सार्वजनिक सभा, ऐसा तय हुआ, वहां के कांग्रेस कमेटी ने तय किया। सिंध प्रांत में एक मंत्री था खुर्रम, सिंध में विशेषकर जो कुछ भाग थे वहां पर 30% मुस्लिम थे, मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, तो उनमें से मतलब जो वहां पर, लेकिन मुस्लिम लीग सत्ता में थी, शहरों में 30% थी, गांव में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी। तो वहां पे मुस्लिम लीग का एक मंत्री खुर्रम, वो खुर्रम खुलेआम बोलता था, वो उस समय तो ऐसे बैनर पोस्टर नहीं होते थे, लेकिन जहां जहां वॉल पेंटिंग, उसने वॉल पेंटिंग करवाई थी, उसमें वो लिखता था हिंदुओं सिखो, तुम्हारी वहां पे सिख ज्यादा नहीं थे, हिंदू ज्यादा थे, हम आपकी बहु बेटियों को उठाकर लेकर जाएंगे, उनको छोड़ के जाना। ये खुलेआम बोल रहा है, मंत्री है। ऐसे वातावरण में जब उनको पता चला मुस्लिम लीग को और मुस्लिम नेशनल गार्ड को, जो उनका आउटफिट था मुस्लिम लीग का, उन्होंने कहा कि नेहरू जी की सभा यहां पर नहीं होगी, नेहरू जी को जिंदा नहीं जाने देंगे। तो कांग्रेस के लोग तो डर गए, यह हुआ कि सभा होगी या नहीं होगी, ऊपर में दिल्ली में भी मंत्रणा हुई। तो वहां के जो लोकल सिंध के कांग्रेस के नेता थे उस समय के, चिमनदास और लाला कृष्ण चंद्र, ये कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, वे संघ के उस समय के सिंध के प्रांत प्रचारक राजपाल जी पुरी उनके पास आए। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, अब नेहरू जी की सभा करें या ना करें, तो सुरक्षा का प्रश्न है, और ये जो ब्रिटिश सरकार है बहुत ज्यादा सुरक्षा देगी ऐसा लगता नहीं है। तो राजपाल पुरी जी ने कहा बिल्कुल बिंदास सभा कीजिए, संघ का पूर्ण संरक्षण रहेगा, संघ की ताकत है, आपको डरने की बात नहीं है, आप पीछे नहीं हटना, सभा करना। वो सभा हुई है, संघ के संरक्षण में सभा हुई, कुछ भी वहां नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये वहां पे संघ की ताकत थी, तो जो वहां पर एक्नॉलेज नहीं होती, दुर्भाग्य से एक्नॉलेज होना चाहिए। इसलिए ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं कि हमने ये पूरे सारे इसमें देश का नेतृत्व हमने किनके पास सौंपा था। वल्लभ भाई जी तो उस समय दिन रात एक कर रहे थे कि किस प्रकार से रियासतों को हम भारत में जोड़ सके, और उनके प्रयास देखकर वास्तव में लगता है कि उस प्रकार के प्रयास अगर नहीं होते तो भारत में बहुत ज्यादा समस्या निर्माण होती। एक एक रियासत को लग रहा था, जोधपुर की रियासत ही उदाहरण है, और वहां पर जिन्ना हर किसी को बहका रहे थे। निजाम तो अलग से चाह रहा था और निजाम अलग रहा भी, और निजाम तो 19 सितंबर
1948 तक, मतलब स्वतंत्रता के 1 वर्ष 1 महीने तक जो निजाम शाही जिसको हम कहते हैं, हैदराबाद, आज दक्कन का हैदराबाद जो है, भारत का हैदराबाद, वहां की जो रियासत थी वो तो निजाम के हाथ में थी। 1 वर्ष 1 महीना तक स्वतंत्र नहीं हुई थी, तो वो तो कर ही रहे थे। लेकिन भोपाल के नवाब का जो पत्र है इसी 15 दिनों में लिखा हुआ, वो कहता है हम सभी तरीके से, सभी दिशाओं से हमारे हिंदू दुश्मनों से घिर गए हैं। उसके शब्द बड़े जबरदस्त है। वो जिन्ना को कह रहा है आप हमें मदद कीजिए कि मैं भोपाल अलग से रखना चाहता हूं, लेकिन आप मदद कीजिए, ये सारे हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द जो है वे सारे हिंदू स्टेट है और हिंदू लोग है, वो हमको रहना नहीं देना चाहते वगैरह वगैरह। अब भोपाल तो हिंदू बहुल स्टेट था, लेकिन उसका नवाब मुस्लिम था। जूनागढ़ हिंदू बहुल स्टेट, लेकिन उसका जो नवाब था वो मुस्लिम था। तो ये जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति को देखते हुए सारे भारत को इकट्ठा करना, एक करना, ये एक चैलेंज था जो वल्लभ भाई दिन रात एक करके उसको कर रहे थे। ये जो चित्र उस समय का सामने आता है, वो चित्र इस प्रकार का है कि देश का, विशेषकर जवाहरलाल नेहरू जी के इसमें कई प्रश्न चिन्ह उठते हैं। उनका सारा पत्राचार उपस्थित है, सबके सामने है। उस समय उन्होंने और एक काम किया था, जिन्ना को, दुर्भाग्य है हमारे देश का, जो मैं बार बार कहता हूं, जिन्ना को टक्कर देने के लिए एक पोस्टर बॉय कांग्रेस ने खड़ा किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये पोस्टर बॉय था, और ये सिर्फ और सिर्फ जिन्ना को टक्कर देने के लिए, दिखाने के लिए कि कांग्रेस के पास भी मुस्लिम है, मुस्लिम नेतृत्व है, ये दिखाने के लिए उनको खड़ा किया गया था। ये कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो बाबर जब भारत पर आक्रांता के रूप में आया, बाबर उज्बेकिस्तान का था, लेकिन उसने काबुल, बाद में समरकंद, काबुल वगैरह को लेते हुए आया। उसके साथ जो फौज आई उसमें हेरात के उलेमा थे। हेरात जो अफगानिस्तान में आज है, वो हेरात के उलेमा, ये उलेमा इनके अबुल कलाम आजाद के पुरखे थे। वे यहां पर आक्रांता के रूप में भारत में आए। 1857 का क्रांति युद्ध, स्वातंत्र युद्ध जब चल रहा था, तब मौलाना अबुल कलाम आजाद के पिताजी भागकर मक्का में गए। मक्का में वहीं की स्थानिक महिला के साथ उन्होंने विवाह किया, जो अबुल कलाम आजाद की माताजी है। मैं ये सारा विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि वो उस समय के लीडर थे। और जब 3 अगस्त को नेहरू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस रिलीज में जो भारत के पहले मंत्रिमंडल की सूची घोषित की, उसमें, उस सूची में वल्लभ भाई पटेल के बाद दूसरा नंबर है मौलाना अबुल कलाम आजाद का था। उनको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो सारी शिक्षा दीक्षा है वो मदरसों में हुई है। ये पूर्णतः मुस्लिम रीति रिवाज में ढले बसे रचे हुए हैं। इन्होंने अल हिलाल और अल बघाल, इन उर्दू साप्ताहिकों का संस्थापन किया, वो निकाले उन्होंने, उसके संपादक थे। खिलाफत आंदोलन के ये एक हिस्सेदार थे। अलीगढ़ की जो जामिया मिलिया इस्लामिया है, उसके संस्थापक सदस्य रहे। इनका भारत की जड़ों के साथ कनेक्ट नहीं था। और दुर्भाग्य भारत का कि इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। जो शिक्षा विभाग जो राष्ट्र को बनाता है, विशेषकर जो इस प्रकार से राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना होता है, तो शिक्षा विभाग प्रमुख होता है। 11 वर्ष तक यह व्यक्ति भारत का शिक्षा मंत्री रहा। नेहरू जी के चहेते थे। ऐसे लोग भारत को अपने हाथ में लेकर भारत का नियंत्रण कर रहे थे। यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये 15 दिनों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया है। क्योंकि 15 दिनों में जो चित्र था, जैसे आज जिसको हम गिलगिट बाल्टिस्तान जो है, वो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ अखंड भारत का अगर कोई क्षेत्र होगा वो गिलगिट बाल्टिस्तान था। 1 अगस्त को स्वतंत्र हुआ। अंग्रेजों को उसको नियंत्रण करना कठिन जा रहा था, क्योंकि जब तक अंग्रेजों को यहां पर राज्य करना था, तब तक उनके लिए सामरिक महत्व का वो क्षेत्र था। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसकी सीमाएं जिस प्रकार से बाकी सारे देशों से, रशिया और इससे लग रही थी, महत्व का था। लेकिन अब उनको जाना था तो उन्होंने छोड़ दिया। उनका इतना बड़ा कौन सरदर्द मोल ले, तो 1 अगस्त को ही उन्होंने उसको छोड़ दिया। हरि सिंह जी के पास खुद की ठीक से फौज भी नहीं थी। वो उन्होंने
ब्रिगेडियर धन सिंह करके जो थे उनको कहा, लेकिन बाकी सारे जितने उनके सैनिक थे सारे मुस्लिम थे। इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता के बाद जब इनका संस्थान ही था, तभी 2-3 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद मुसलमानों ने वो ब्रिगेडियर धन सिंह को गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया और पूरे इसमें अपना अधिकार ले लिया। तो मुसलमानों का अधिकार उस पर बाद में हो गया। लेकिन सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला गिलगित बाल्टिस्तान था। 11 अगस्त को स्वतंत्र हुआ वो बलूचिस्तान था। पाकिस्तान में बलूचिस्तान नहीं था। जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, उसमें बलूचिस्तान का हिस्सा शामिल नहीं था, क्योंकि बलूचिस्तान ये स्वतंत्र हो गया था। गलात के जो खान थे उन्होंने कहा हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। वे स्वतंत्र हो गए। 1948 के मार्च में पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजकर बलात् रूप से बलूचिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया, अन्यथा वो तो स्वतंत्र था। एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के बारे में एक छोटी सी बात बताकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ये 15 दिनों में ही वो जो बात एक सामने आती है वो ये है कि ये तय हुआ था कि जो विधानसभा के इलेक्शन 1945-1946 में हुए थे, उसके अनुसार जिस विधानसभाओं पे, प्रांतिक असेंबलीज पे जहां पर कांग्रेस जीत के आई है वो भारत में रहेंगे, जहां मुस्लिम लीग जीत के आई है वो पाकिस्तान में जाएंगे, और जहां दोनों बराबर है जैसे बंगाल और पंजाब, वहां पर विभाजन होगा। ये तय था। अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहां पर कांग्रेस सत्ता में आसीन थी, जिसे हम सीमांत गांधी कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। वो पूर्णतः गांधी जी के अनुयायी थे। गांधी जी जो कहे उनके लिए ब्रह्मवाक्य था। उन्होंने वहां के सारे कबीलों को, पठानों को कांग्रेस की शरण में लाया था। मुस्लिम बहुमत वाला क्षेत्र था, लेकिन पूर्णतः कांग्रेस के नीति नियमों को मानने वाला था। नेहरू जी ने और गांधी जी के नेतृत्व को मानने वाला था। तो जब यह बात आई तो नेहरू जी ने कहा नहीं, वहां पर हम रेफरेंडम लेंगे, वहां पर जनमत लेंगे। क्यों लेंगे भाई जनमत? वल्लभ भाई पटेल, ये कांग्रेस की कमेटी में इसकी चर्चा हुई है, ये रिकॉर्ड में है। वल्लभ भाई पटेल प्रश्न पूछते हैं कि वहां पर रेफरेंडम क्यों? सारे देश में जो नियम है वही वहां पे भी लगेगा। नेहरू जी कहते हैं नहीं, वहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा है, उनका बहुमत है, इसलिए उनसे पूछा जाए। तो वो कहते हैं भाई उनसे, उनका जो निर्णय है विधानसभा का वो तो कांग्रेस के पक्ष में है, तो भारत में आएंगे। नेहरू अड़ गए। गांधी जी ने नेहरू का समर्थन किया, वहां पे रेफरेंडम घोषित हुआ, और इसकी जानकारी खान अब्दुल गफ्फार खान को रेडियो पे के समाचार से मिली। बाद में वो कहते हैं कि गांधी और नेहरू ने हमें तो कुत्तों और भेड़ियों के सामने डाल दिया। ये उनका वक्तव्य बार बार उन्होंने किया है। जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए, मतलब रेफरेंडम वहां पे डिक्लेयर हुआ, तो वहां पे जो इनके कबीले थे जिनको इनको बहुत ज्यादा मानते थे, 35 लाख कुल मिला करके एलिजिबल वोटर हो सकते थे, मात्र 5 लाख वो वोटर माने गए। इनके जितने कबीले थे उन सबको हटा दिया उसमें से। उसमें भी जब मुस्लिम लीग ने बड़े प्रखर रूप से धार्मिक प्रचार करना प्रारंभ किया, मुस्लिमों को आह्वान किया कि आप मुस्लिम, इस पर आप मतदान कीजिए वगैरह वगैरह, तो कांग्रेस चुनाव से ही हट गई, रेफरेंडम से ही हट गई। उसने कहा नहीं, हमें नहीं लड़ना है, तो बहुत धार्मिकता की बात कर रहे हैं। इसका और दुख हुआ इनको, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो तश्तरी में थाली में सजा करके खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की झोली में डाल दिया, क्योंकि जो रेफरेंडम हुआ उसका निर्णय तो लगना ही था। हरे डब्बे में पाकिस्तान के लिए वोट थे, लाल डब्बे में भारत के लिए थे। भारत के लिए वोट बहुत कम पड़े। 5 लाख जो एलिजिबल वोटर्स थे उसमें 2.5 लाख ने वोटिंग की, उसमें 2.5 लाख में से लगभग 90% वोट तो पाकिस्तान के लिए गए, जाने थे, कांग्रेस कहीं थी नहीं। यह बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता था, अगर वो अपने पास रहता, मान लीजिए, तो आज जो गिलगित बाल्टिस्तान में हुआ या जो पीओके है, वो पीओके भी उनके पास जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार से वो उसका सारी भौगोलिक परिस्थिति थी, प्रश्न ही नहीं था। हम बहुत ज्यादा सामरिक रूप से सशक्त होते अगर ये खैबर पख्तूनख्वा हमारे पास होता था। लेकिन नेहरू जी के जिद के कारण एक बहुत बड़ा महत्व का हिस्सा हमसे चला गया। ये 15 दिनों ने ये बहुत कुछ हमें बताया, बहुत कुछ हमें बताया कि किस प्रकार की विचारधारा इस देश में चल रही थी। देश को सशक्त बनाने वाली बात थी, या एक प्रकार से अंग्रेजों के शरण में जाकर भीरुता से हम लोग, जैसे कोई हमें उपकार में ये देश, ये स्वतंत्रता मिली है, इस प्रकार से हम चल रहे थे, और देश किन के हाथों में हमने सौंपा। ये 15 दिनों ने बहुत कुछ
स्पष्ट किया है। इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है हम सबका कि जब स्वतंत्रता हमें मिली, खंडित स्वतंत्रता मिली, उस खंडित स्वतंत्रता का नेतृत्व करने वाले लोग इस मानसिकता के थे और ठीक 1 वर्ष के बाद का चित्र, मतलब 15 अगस्त 1948 के पहले स्वतंत्रता दिवस का चित्र क्या था? तो जो लोग ये सशक्तता की बात कर रहे थे, जो गुरुजी, जो राजा दाहिर का उदाहरण दे रहे थे, आत्मविश्वास की चेतना का संचार कर रहे थे, वे गुरुजी जेल के अंदर थे। जिन संघ के स्वयंसेवकों ने, और वो पहली स्वतंत्रता तक, मतलब बाद तक भी वो वहां पर रहकर और सारे स्वयंसेवक, सारे हिंदू सिख भाई बहनों को बचाने का पुरजोर प्रयास कर रहे थे, बहुत लोग को बचाया, उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, वे सारे जेल के अंदर थे। वीर सावरकर जो ये कह रहे थे कि राष्ट्र सशक्त होना चाहिए, सैन्य से भरपूर होना चाहिए, सैन्य शक्ति के साथ मजबूत होना चाहिए, वो सावरकर जी गांधी हत्या के झूठे आरोप में जेल में बंद थे। ये बड़ा विचित्र ऐसा दृश्य था। जो हमारे प्रतीक थे, सुभाष चंद्र बोस हमारे प्रतीक थे, जो प्रतीकों से राष्ट्र खड़ा होता है, वे जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, उनके आजाद हिंद सेना हो गई, उस पर अघोषित प्रतिबंध था। सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं ले सकते शुरुआत में। आप आजाद हिंद सेना के बारे में बात करेंगे तो मुश्किल थी। 1946 के शुरुआत में जो थल सेना में, नौसेना में और वायुसेना में जो आंदोलन हुए, जिसे अंग्रेजों ने म्यूटिनी या विद्रोह कहा, जिसके कारण अंग्रेज जल्दी भाग कर गए, वो तो इतनी जल्दी नहीं जाने वाले थे, उसके कारण अंग्रेज जल्दी भाग कर गए। उनमें जिन भारतीयों ने हिस्सा लिया, उनको बाद में कंपेंसेशन तो छोड़िए, नौकरी में भी नहीं लिया गया, क्योंकि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे आंदोलन किया था। ये दुर्भाग्य इस देश का। तो हमारे प्रतीकों को नष्ट किया, देश को सशक्त बनाने की बात करने वालों को जेल के अंदर रखा। ये पूरे 15 दिनों में ये जो चित्र दिखा, ये इस प्रकार का विरोधाभासी चित्र है। ये हम सब लोग का दुर्भाग्य है, लेकिन इसमें से हम सीख जरूर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपने मुझे समय दिया, इतना बड़ा सुन लिया, मैं आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।